Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about Kohlberg's moral development theory. As we know, his full name is Lawrence Kohlberg. He was an also American psychologist. ठीक है. तो जो कोलबर्ग्स थे, ये प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. ठीक है. उसी बेसिस पर इन्होंने अपनी ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी. और इनका मानना है इस थ्योरी में कि हर व्यक्ति, नॉट एवरीवन, कोई भी मतलब सभी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है वो सारी स्टेजेस तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है. सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं. ठीक है. इन्होंने मॉरलिटी के बारे में बताया, डिलेमा बताया इन्होंने. ठीक है. हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट मॉरलिटी. According to Lawrence Kohlberg, the capacity to make decisions and judgment which are moral and to act in accordance with those judgment. इनका मानना ये क्या था कि एक ऐसी क्षमता जो डिसीजन लेने में, ठीक है, जो नैतिक निर्णय लेने में और उनके निर्णयों के अनुसार व्यवहार भी करें. यानी कि नैतिक निर्णय कैसे हो गए आपके, सही या गलत. ठीक है. तो मोरालिटी मोरालिटी का मीन्स यहाँ पर ये आता है कि सही और गलत का सिद्धांत, एक तरीके से मतलब कि अगर हम बात करें तो इन्होंने जो हमें सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, वो यही है ना, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि यार ये ठीक है हमारे लिए या ये ठीक है. अंडरस्टैंड. कोलबर्ग्स बिलीव मोरल डेवलपमेंट हैपेंस इन स्टेजेस. इनका मानना था कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में डेवलप होता है. ठीक है. फॉर सिंपल ओबीडेंस टू फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स. तो उन्होंने कुछ ओबीडेंस और कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स अपनाए. ठीक है. फर्स्टली वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. पढ़ लेते हैं हम इनके डेवलपमेंट थ्योरी के. पहला इन्होंने दिया है मोर रियलिज्म. मोर रियलिज्म मतलब कि रूल्स फिक्स्ड होते हैं, रिगिड होते हैं. वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स. इफ वी ब्रेक द रूल्स वी गेट पनिशमेंट. देखिए इन्होंने, मैंने अभी आपको मॉरलिटी के बारे में बताया. ठीक है. मॉरलिटी, अगर हम इनकी बात करें तो मॉरलिटी किस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति का जो भी जीवन काल है, ठीक है, नैतिक विकास का, उसके जो चरण है उसके दौरान कार्य कैसे पूरा होता है. ठीक है. वो बंदा कैसे काम करता है. और ठीक है. और इन्होंने, मैंने बताया, इन्होंने डिलेमा भी दिया अपना. पहला इनका जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम मोर रियलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं. मोर रियलिज्म क्या है. देखिए मैंने बताया कि रूल्स क्या है, कोई भी रूल है वो फिक्स्ड है. ठीक है. और उसका क्या है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं. इफ़ वी ब्रेक द रूल्स वी गेट पनिशमेंट. हमें, हमारे अंदर एक डर है कि अगर हमने ये रूल तोड़ा तो हमें पनिशमेंट मिलेगी. इज इट क्लियर. सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले, मान के चलो हम रोड पर चल रहे हैं. ठीक है. और अगर हम ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि हमें उसका हर्जाना भरना पड़ेगा या हमें बदले में कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी. ठीक है. तो हम लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी. तो ये मोर रियलिज्म हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, मोरल कॉपरेशन. मोरल कॉपरेशन की अगर हम बात करें, नैतिक सहयोग. इफ़ योर इंटेंशन इज़ राइट यू कैन ब्रेक द रूल. अगर आपकी इंटेंशन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हो. अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं, सपोज़ कोई एम्बुलेंस है, ठीक है, और उसको जाना है, तो अब ट्रैफिक लगा हुआ है, बट वो रूल अगर तोड़ती है तो वो जायज़ है, क्योंकि उस एम्बुलेंस में क्या होता है कि भाई पेशेंट होता है, उसकी सीरियस हालत होती है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो ट्रैफिक रूल्स के चक्कर में तो नहीं रुकेगा. अंडरस्टैंड. ठीक है. फिर आता है इनका मोरल डिलेमा. डिलेमा का हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे. पहले हम मोरल डिलेमा पढ़ लेते हैं. ये कन्फ्यूज़न होता है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग. समझ में नहीं आता कि ये चीज़ सही है या गलत है. अगर हम एग्जांपल लें, सोचो आपका कोई, आपकी, आपने 2 फॉर्म भरे या कुछ भी फिल किया आपने, ठीक है, और आपका सेम डे 2 एग्ज़ाम्स हैं. तो अब आपके लिए ये सोचना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा कि मैं कौन-सा लूँ. सपोज़ आपने एक पीजीटी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, एक तरफ आपने बैंक का किया. ठीक है. अगर आप इन दोनों को देने जा रहे हो और ये दोनों ही आपके को लगता है कि ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ आपके लिए क्या आ गई, कन्फ्यूजिंग आ गई. आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई मैं इसको देने जाऊँ ये ज़रूरी है या फिर मैं पीजीटी दूँ या फिर मैं आपका ये सेकंड वाला दूँ. ठीक है. तो ये मोरल डिलेमा हो गया जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा. ठीक है. इसी के साथ
फोर्थ है इसका मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग की बात करें, इट इज़ थिंकिंग इन्वॉल्व द जजमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब कि एक ये ऐसा थिंकिंग प्रोसेस होता है जिसमें जजमेंट होता है राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही है या गलत है, ठीक है, इस प्रश्न के निर्णय में। अंडरस्टैंड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं जैसे कि मोरल रीजनिंग क्या है, एक नैतिक तर्क है। तो अगर हम वोट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम किसी ऐसे पॉलिटिशियन को वोट देंगे ना जो हमारे लिए ठीक होगा, तो ये एक नैतिक तर्क है। अंडरस्टैंड। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हेन्स डिलेमा के बारे में। हेन्स डिलेमा क्या है? ये एक मोरल डिलेमा है जो कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने टू स्टडी मोरल रीजनिंग, लॉरेंस कॉलबर्ग ने स्टडी के लिए, रीजनिंग की स्टडी के लिए इसका यूज़ किया है। ठीक है। इसकी एक स्टोरी है छोटी सी, उसमें ये है कि हेंज एक व्यक्ति है जिनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है। उनको कोई बीमारी थी, कोई डिजीज़ था, जिस वजह से और उनको बचाने के लिए सिर्फ एक ही दवा थी। सो वो केमिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को एक कोई ड्रग था जो उसको उनकी वाइफ को सेव कर सकता था। उन्होंने केमिस्ट के पास गए, उन्होंने केमिस्ट को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के लिए ये दवा चाहिए। अब वो जो दवा थी वो शायद महंगी थी। उन्होंने बोला भी कि मैं, आप एक काम करो, आप महंगी तो इसको, या तो मेरे पास इतने पैसे हैं तो आप मेरे को इतने पैसों में दे दो, या फिर आप एक काम करो, आप मुझे ये दवा दे दो, आपको बाकी पैसे मैं बाद में दे दूँ, बाद में दे दूँगा। अब जो केमिस्ट था वो माना नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को बचाने के लिए इन्होंने उम, वो दवा जो थी, वो जो ड्रग था उसको चुरा लिया। ठीक है। सो यहाँ पर इनका ये एक हेन्स डिलेमा है कि हेन्स की जो मतलब डिलेमा क्या होता है, दुविधा होती है ना, तो ये हेन्स की यहाँ पर एक दुविधा थी कि वो उसने सही किया या गलत किया। इसी में ना क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको समझाती हूँ क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो हेंज है उसका दवा चुराना सही था या गलत था। ठीक है। अब कोलबर्ग ने उत्तर पर ध्यान नहीं दिया कि मतलब सही था या गलत था, ठीक है, होगा होगा। उन्होंने ये देखा कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक है, मतलब उनका नैतिक तर्क क्या है, इस चीज़ के पीछे सोचने के लिए उनका जो मोरल रीजनिंग है वो क्या है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने बोला था कि इसका जो उपयोग है वो जानने के लिए किया गया कि कोई व्यक्ति नैतिक विकास के किस चरण में है। जो इस चीज़ का जो उपयोग है, यानी कि जो इस कहानी ये बनाई है, ये इसलिए बनाई गई है कि ताकि वो जान सके जो मोरल डेवलपमेंट है ये किस स्टेजेस में उभरेगा या किस स्टेजेस में दिखेगा। अंडरस्टैंड। सो अब हम बात कर लेते हैं 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की। फर्स्ट स्टेज आपका आता है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ठीक है। इसमें आपके 2 स्टेजेस आते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। पहला स्टेज जो है आपका वो, दिस स्टेज इंक्लूड द यूज ऑफ पनिशमेंट सो दैट द चिल्ड्रन रिफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग द एक्शन एंड कंटिन्यू टू ओबे द रूल्स। क्या है इसमें साफ साफ इन्होंने बताया इस स्टेज में क्या होता है। सो प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी जो है ये अप टू 9 एज है, यानी कि कितनी एज के लिए है ये, मतलब कि 9 एज तक, मोस्टली 9 ईयर्स ओल्ड के बच्चों की तक के लिए है बस। ठीक है, या फिर 9 से थोड़ा बहुत अधिक इनके लिए है। इसका फोकस है सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, मतलब कि अपने आप को बचाना है और पनिशमेंट से बचना है एक तरीके से। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बता रही थी आपको ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। साफ साफ है इसमें कि बच्चा है, कोई भी बच्चा है, हमारे पास क्या होता है, नैतिकता का व्यक्तिगत कोड नहीं होता है इसमें। सो इस स्टेज में सिंपल है, सिंपल है इसमें कि बच्चा क्या करता है, बचने की कोशिश करेगा। जैसे कि सपोज़ उसको पता है कि चुराना गलत चीज़ है और अगर वो चुराएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी। अब उसको यहाँ पर ये पता है कि ये चीज़ गलत है तो वो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड स्टेज में बढ़ते हैं जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जो है वो व्यक्तिवाद और विनिमय।
ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है, द पर्सन इज से टू जज द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन बैंड ऑन हाउ इट सेटिस्फाइज द इंडिविजुअल नीड ऑफ द अदर पर्सन। इसमें बोला गया है, इसमें ये कहा गया है कि ये जज करता है मॉरलिटी को कैसे, कि जो भी एक्शन उस व्यक्ति ने करा है वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, मतलब जो दूसरे पर्सन की नीड है वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन थिंक इफ़ यू ब्रेक माई पेंसिल आई विल योर, मतलब टिट फॉर टैट वाला रूल होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, अगर तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारी तोड़ दूंगा, अगर तुमने मेरे पेज कॉपी से पेज निकाले तो मैं तुम्हारे निकालूंगा, इफ़ यू स्क्रैच माई बुक देन आई ऑल्सो स्क्रैच योर बुक। ठीक है, ये टिट फॉर टैट वाला होता है। इसी के साथ लेवल सेकेंड, कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता, जो कि मोस्ट एडोलसेंस या एडल्ट्स में पाया जाता है या होता है। ठीक है, फोकस क्या रहता है, साउंड रूल्स एंड लॉज। ठीक है, सो साउंड नहीं, सॉरी, इट्स सोशल रूल्स है, आप इसको ठीक कर लेना, ये सोशल रूल्स एंड लॉज है। तो जो सेकेंड लेवल होता है इसमें एक इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके स्टेज 3 स्टेज 4। ठीक है, और ये सोसाइटी और सोशल रूल पर जजिंग करता है। ठीक है, जो भी एक्शन लिया जाता है यानी कि नैतिकता में जो भी क्रियाएं की गई हैं, ठीक है, उसको उसको आंकने के लिए समाज और सामाजिक भूमिकाएं शामिल होती है, इट्स इंक्लूड। सो थर्ड स्टेज जो है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी कि पारंपरिक संबंध, जो कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास हो सकता है। अ पर्सन जज एंड एक्शन बेस्ड ऑन द सोशल रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन बिफोर हिम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये है अपने, मतलब कि कोई भी सामाजिक भूमिकाएं करना या सामाजिक अपेक्षाएं के आधार पर क्या करता है, कोई भी किया गया कार्य, ठीक है, वो न्याय करता है इसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है, वो अपना खाना जो है, अपना लंच जो है, वो किसी भी सड़क पर जो भी बैठे हुए होते हैं, जो भी पुअर पीपल होते हैं, उनको दे देता है। तो उसको क्या लगता है यहाँ पर कि ये जो उसने कार्य किया है वो क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं स्टेज 4 की, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इट मीन्स कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इट इंक्लूड्स रिस्पेक्टिंग ऑथोरिटीज एंड फॉलोइंग द रूल्स एज वेल एज डूइंग अ पर्सन ड्यूटी। यानी कि इसमें क्या इंक्लूड होता है कि जो इस चरण में जो भी अधिकारी हैं उनका सम्मान करना, ठीक है, उनकी जो नियम है उनका पालन करना, साथ में एक व्यक्ति का कर्तव्य करना शामिल होता है। मतलब कि इसमें एक अच्छा, आप कानून को फॉलो करो, ठीक है, रूल्स को फॉलो करो, ऑथोरिटीज़ की रिस्पेक्ट करो, ये एक आपकी ड्यूटी होती है, एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है ये। ठीक है, अगर हम जैसे बात करें, अभी रिसेंटली में कोरोना वायरस वगैरह हुआ था, तो आपको मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करने, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी ड्यूटी है, एक ये पर्सन की ड्यूटी है। ठीक है, आप अगर ऐसा करोगे तो इसमें आप ही की भलाई है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो ये रूल्स थे कि कोरोना वायरस है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, या फिर आपको अपने मास्क लगाकर निकलना है, अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में आता है। इसी के साथ लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये लेट एडोलसेंस में आता है। उत्तर पारंपरिक नैतिकता देर से आता है, थोड़ी किशोरावस्था में। इसका फोकस क्या रहता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड इंडिविजुअल कॉन्सेंस। इसका फोकस किस पर रहता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं जैसे कि जस्टिस इक्वालिटीज़ ह्यूमन राइट। ठीक है, उसी के साथ अगर हम इंडिविजुअल कॉन्सेंस की बात करें तो ये गाइड करता है हमारे बिहेवियर को। ठीक है, सोशल अप्रूवल नहीं होता, ना ही इसमें कोई पनिशमेंट होती। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनल मोरल वैल्यूज, नॉट एक्सटर्नल वैल्यूज। सो स्टेज 5, सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। The person is looking at various opinion and values of different people coming up with a decision on morality of an action। हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है
इट मीन्स कोई भी व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो जब कोई निर्णय लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, उससे पहले वो क्या करता है, लोगों को देखता है, ठीक है, उनकी जो थिंकिंग है उनको देखता है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको देखता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑल पीपल वर्क टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड चेंज द अनफेयर लॉज एक्सिस्टिंग सोसाइटी। इसमें मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ये कानून से किसी का नुकसान हो रहा है, तो लोग बाग, पहली बात तो इस स्टेजेस में लोग बाग बहुत कम पहुँचते हैं, और अगर पहुँच भी जाते हैं तो वो इसमें चेंज कराने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। अगर इफ़ वी एक एग्जांपल से समझते हैं, तो इसका एग्जांपल ये है कि अगर हम लोकतांत्रिक सरकार सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो वो एक तर्क के आधार पर स्टेज 5 में आती है, ठीक है। सो लास्ट स्टेज है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। द फाइनल स्टेज ऑफ moral reasoning is based on when a person consider universally accepted ethical principle, a person take risk of their own life for save other life। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये एक नैतिक तर्क का सबसे अंतिम चरण है, ठीक है, जो किस चीज़ पर आधार है कि जब भी कोई व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नैतिक सिद्धांतों पर विचार करता है, तो जैसे कि उसका निर्णय क्या हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, ठीक है, और जो कानून है वो उनका उल्लंघन, कानून कानून है या जो भी नियम है वो उनका उल्लंघन कर सकता है, उनका डिसओबे कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने न्याय के सिद्धांत से जुड़ जाता है, उसको लगता है कि ही इज़ बिकम अटैच्ड टू हिज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अगर हम दूसरी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पर्सन टेक रिस्क ऑफ देयर ओन लाइफ फॉर सेव अदर लाइफ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी ही जान जोखिम में डाल दे। होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। जैसे कि अब आर्मी ऑफिसर्स के, अगर हम आर्मी ऑफिसर्स को देखें तो वो क्या है, हम लोगों के लिए कितना रिस्क उठाते हैं, अपने रिस्क पर चलते हैं, और हम लोगों की लाइफ सेव करने के लिए वो हम सेना से लड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।